मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों हम लोग आर ओ मुख्य परीक्षा का पेपर डिस्कस कर रहे थे, आर ओ 2021 का, और उसमें पॉलिटी और हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस हो चुका था। इकोनॉमी वाला सेक्शन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। हालांकि टाइम थोड़ा सा लग गया, मैं इधर इस बीच व्यस्त हो गया था, लेकिन अब आगे का डिस्कशन लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इसको देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए यहाँ 20-21 की रिपोर्ट दी गई है और अब जो है रिपोर्ट आ चुकी है 2021-22 की। तो ये डेटा जो है करंट से अपडेट करना पड़ेगा। फिलहाल एक बार देख लेते हैं। दिया गया है भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत विश्व में आम, पपीता एवं फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो डेटा भले 2000 क्या बोलते हैं अब 21-22 का आ चुका है, ठीक है, 21-22 का आ चुका है, लेकिन ये डेटा फलों के उत्पादन वाला डेटा अभी भी वही है। यानी आम, पपीता और फल, इन तीनों के उत्पादन में भारत अभी भी नंबर 1 पे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय जो है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में, ठीक है। तो देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी भारत की एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है, ठीक है। एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, ठीक है। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म होगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए या कौन सा सही है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। दूसरा है, यह भारत में MSME हेतु व्यापार सुगमता को MSME हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है, ठीक है। तो देखिए, MSME हेतु सुगमता सूचकांक कभी नहीं जारी किया जाता है भारत में, लेकिन पहला कथन सही है। पहला कथन क्या था? पहला कथन हमारा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है, ठीक है। तो व्यापार सुगमता सूचकांक के विषय में ये बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या दी हुई है। व्याख्या देखिए इसकी दी हुई है। सुगमता सूचकांक के विषय में क्या दिया हुआ है? सुगमता सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। विश्व बैंक ने कारोबार में सुगमता, किसमें? कारोबार में सुगमता पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। भारत में विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता सूचकांक में 14 पायदानों की ऊंची छलांग लगाई है, ठीक है। तो इसको भी करंट से अपडेट कर लीजिएगा कि इस समय जो सुगमता सूचकांक है, लेटेस्ट सुगमता सूचकांक 2023, इसमें भारत की क्या रैंक है, ठीक है। इसको थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। सुगमता सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है, ये आप गूगल करके कमेंट करके हमको भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। दूसरा है, यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है, ठीक है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें दोनों सही है। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। किसके विषय में कहा गया है? वाणिज्य के संदर्भ में। यह व्यवसाय का क्षेत्र है
जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, वाणिज्य के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं, ठीक है। यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आपको यूपी पीसीएस के पेपर में भी मिल जाएंगे, यूपी पीसीएस में भी और आरओ में भी, दोनों में ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया है, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी ये सबको पता होगा, लगभग 1982 में हुई थी। नाबार्ड के मुख्यालय की बात की जाएगी तो ये मुंबई में है, ठीक है। और स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम थोड़ा सा डाउट है, ये देख लीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये शुरू हुई थी, केसीसी योजना जो है 2001-2 में, ठीक है। 2001-2 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, चलिए कूट से इसको हम देखते हैं। देखिए, कालक्रम में व्यवस्थित करना है, 4, 1, 2, 3 सही है, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 को हुई थी, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 को हुई, यानी कि 1975 में, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी, 1982 में, मैंने आपसे बताया ही। इसका मुख्यालय कहाँ, मुंबई में है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम फरवरी 1992 से स्थापित किया गया है। नाबार्ड के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। सॉरी, तो मैंने ये थोड़ा सा आपको गलत बताया, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998 में शुरू हुई थी। 2001-2 में कोई दूसरी योजना थी, याद नहीं आ रहा इस समय, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू हुई थी ये 1998 में शुरू हुई थी, ठीक है। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा ये शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस बार भी इसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो कौन सी फसल आती है, मूल्य स्थिरीकरण कोष भारत सरकार द्वारा प्याज और आलू जैसी वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को विनियमित करने के लिए 2014-15 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 14-15 में। मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना ब्याज मुक्त ऋणों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान करती है, ठीक है। ब्याज मुक्त ऋणों को आगे बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई थी और ये आलू की फसल से संबंधित है। प्याज और आलू, ठीक है, आलू प्लस प्याज की फसल से संबंधित है हमारी मूल्य स्थिरीकरण योजना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या था, ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रोग्राम ADP नीति आयोग ने शुरू किया, मतलब आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिसको आप हिंदी में पढ़ते हो, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो ये नीति आयोग द्वारा शुरू कब किया गया था, ये यहाँ पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं, देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम
स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में भारत के 112 सबसे विकासात्मक रूप में चुनौतीपूर्ण जिलों पर केंद्रित है। शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन और कौशल विकास। यह कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था भाई? जनवरी 2018 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से कथन सही है? ठीक है, किसके संदर्भ में? व्यापार के संदर्भ में। यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापार में केवल मांग नहीं शामिल होगा, आपूर्ति भी शामिल होगी। ये सामान्य लॉजिक का क्वेश्चन है। ठीक है, और पहला कथन मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जाहिर सी बात है सही होगा। फिर दोनों में से कोई एक ही हो सकता था सही, तो पहला वाला जाहिर सी बात है सही होगा। देखिए, व्यापार के संदर्भ में कथन यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। व्यापार का संबंध मांग और आपूर्ति दोनों से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, या अगला सेक्शन विश्व एवं भारत के भूगोल से है। ठीक है, इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वही पुराने पेपर से याद करिए। बाकी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों को करंट अफेयर्स से अपडेट करना पड़ेगा। ठीक, देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? ठीक है, सागौन, ओक, चेस्टनट, जैतून। तो देखिए, सागौन जो है ये मानसूनी क्षेत्रों का वन है, तो वहाँ नहीं पाया जाएगा ये। ठीक है, देखिए, भूमध्य सागरीय वन मध्य अंशांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर। ठीक है, महाद्वीपों के मतलब ये मान लीजिए महाद्वीप है, तो इसके पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारों पर पाए जाएंगे। ठीक है, शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में ये वन होते हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष क्या हैं? कार्क है, ओक है, जैतून है, आलू है, बुखारा है, चेस्टनट है, पाइन आदि हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश सिट्रस फलों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें अंगूर, नींबू, नारंगी, सहतूत, नाशपाती, अनार आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था? भारत की प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये 2008 में लागू किया गया था। देखिए, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को रेखांकित करते हुए 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, और ये इसमें क्या क्या शामिल है? राष्ट्रीय सौर मिशन, बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, अस्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरा भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो इसमें ये 8 चीज़ें शामिल हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और 2008 में यह राष्ट्रीय कार्य योजना मतलब शुरू की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से कथन सही है? इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तो दोनों कथन सही है। इंडोनेशिया को एक बार गूगल करके मैप से इंडोनेशिया का मैप देख लीजिए। देखिए, इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। तो ये ध्यान रखना है कि 15,000 से अधिक द्वीप इंडोनेशिया में हैं। इनमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। माउंट मेरापी पर्वत इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट मेरापी नाम से वहाँ एक ज्वालामुखी भी है। ठीक है, यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है।
हमने आपसे जो बताया अभी ना, इस सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जो इंडोनेशिया के मध्य जावा और याग्याकार्टा प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित है। इसे इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसमें 1548 के बाद से लगातार विस्फोट हो रहा है। ठीक है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह क्या है? गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से कथन सही है? इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा हुई है। दूसरा कथन है ये दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए दिया गया है, इसमें केवल एक सही है। देखिए गैलागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है जो महाद्वीप इक्वाडोर के 972 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। बिल्कुल सही है। यह देश की राष्ट्रीय उद्यान प्रणाली का हिस्सा है। ये भी सही है। इस द्वीप की प्रमुख भाषा स्पेनिश है। ठीक है, इस द्वीप समूह की प्रमुख भाषा क्या है? स्पेनिश है। इन द्वीपों की जनसंख्या 40,000 के आसपास है। ठीक है, कुछ द्वीपों पर बड़ा गैलापागोस कछुआ भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? अमानगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, संजय धुबरी। तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो यही एमपी में स्थित नहीं है। देखिए अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। किस जिले में है? बिजनौर में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कैलाश सांखला हैं। इन्हें भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है। यह राजस्थान से हैं। भारत में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से की गई थी। कहाँ से की गई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से। यह भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व बनाया गया। मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के कान्हा टाइगर रिजर्व से लागू हुआ। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 6। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और संजय धुबरी टाइगर रिजर्व शामिल हैं। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान तथा सतापानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। तो देखिए निम्नलिखित में से कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें क्या क्या है? रिहंद कोयला बिजली संयंत्र है, ऊंचाहार कोयला बिजली संयंत्र है, टांडा कोयला बिजली संयंत्र है और दादरी कोयला बिजली संयंत्र है। सिंगरौली कोयला बिजली संयंत्र है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है। डार्लीपाली कोयला बिजली संयंत्र उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए डाप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो ये आप सभी जानते हैं, डाप्सन इकाई बहुत बार पूछा गया है। इससे ओजोन सांद्रता मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए जो प्रमुख नदियां हैं विश्व की उनका ड्रेनेज सिस्टम क्या है, इसको गूगल करके थोड़ा एक बार नज़र दौड़ा लीजिए मैप में। देखिए पहला स्टेटमेंट है राइन नदी उत्तर जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा है रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है। देखिए यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में केवल दूसरा सही है। राइन नदी व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नदी यूरोप के कई देशों से होकर प्रवाहित होती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 700 मील। स्विट्जरलैंड से निकलकर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तत्पश्चात जर्मनी एवं हॉलैंड में बहती हुई
उत्तरी सागर में विलीन होती। कहाँ विलीन होती है? उत्तरी सागर में। ठीक है। रॉटरमैड का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के सेक्शन को लेके हम आपके सामने शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ये वीडियो देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।